भगवान श्री राम लला की पहली बार संपूर्ण तस्वीर आई सामने। श्याम वर्ण की मूर्ति में पहली बार भगवान का दिव्य रूप दिखा। अनुष्ठान के चौथे दिन अरणी मंथन जैसे विधि विधान पूरे हुए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में एटीएस ने 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। 22 जनवरी को बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश का आरोप। गैंगस्टरों का कनाडा के खालिस्तान समर्थक गैंग से कनेक्शन। एक और बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2:30 बजे तक बंद। जामिया मिलिया इस्लामिया भी 2:30 बजे तक बंद रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र दौरे के बाद बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बोइंग के कॉलेज कैंपस का पीएम ने किया उद्घाटन। अमेरिका के बाद बेंगलुरु में बोइंग का सबसे बड़ा कैंपस। महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद चेन्नई में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। और बड़ी खबर, राहुल गांधी सदस्यता बहाली मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों पर सहमति। यूपी में 6 से 7 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द हो सकता है गठबंधन का आधिकारिक ऐलान। और बिहार में सियासी हलचल के बीच नीतीश से मिले लालू और तेजस्वी। जेडीयू ने विधायकों को पटना में रहने को कहा। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। इस सब के बीच में रेप केस में सजायाफ्ता राम रहीम को फिर पैरोल। गुरमीत राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल मिली है। हरियाणा की सुनारिया जेल से बाहर निकला। बड़ी खबर आ रही है, बिल्किस केस में 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सरेंडर करने की तारीख बढ़ाने की याचिका खारिज। सभी दोषियों को 21 जनवरी को करना होगा सरेंडर। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें खास हैं जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो आपको दिखाने वाले हैं, ये देखें। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। 90,000 गरीबों को घर की चाबी सौंपी। इस दौरान वो भावुक क्यों हुए? दूसरी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की दिव्य अलौकिक तस्वीर आई है। आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। तीसरी खबर, राहुल गांधी असम में मंदिर गए। सियासी सवाल उठे कि अयोध्या से दूरी बनाने वाली कांग्रेस की ये कौन सी मजबूरी थी। चौथी खबर, फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर ऐसा क्या कहा कि साथी दलों में हंगामा मच गया। पांचवी खबर, आज नीतीश के घर क्यों गए लालू यादव? क्या 24 को चौंकाने वाले हैं सुशासन बाबू? फिक्र आपकी की शुरुआत आज किसी फिक्र से नहीं करेंगे बल्कि गर्व से करेंगे। करोड़ों राम भक्तों का इंतजार आज खत्म हो गया। अवध में राम आ गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले यानी आज अयोध्या से रामलला की संपूर्ण तस्वीर सामने आई है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। शो में सबसे पहले आपको भगवान के दिव्य अलौकिक दर्शन कराते हैं बिग वॉल पे। जरा आप ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से रामलला की पहली पूर्ण तस्वीर में आपको भगवान के एक हाथ में स्वर्ण धनुष दिखाई दे रहा है, दूसरे हाथ में स्वर्ण तीर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। फिर ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो दूसरे हाथ में स्वर्ण तीर दिखेगा। बिना ढकी हुई रामलला की पहली झलक है। फिर श्याम रंग में भव्य दिख रहे हैं। टीवी 9 पर खुले मुख में रामलला के भव्य दर्शन आप भी कीजिए। और यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, 51 इंच लंबी यह मूर्ति है। वजन करीब इसका 1.5 टन के आसपास है। इसको यहां पर स्थापित करने में, अब यह गर्भगृह जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है, यह गर्भगृह के अंदर की तस्वीर है। अब इसको यहां पर स्थापित करने में करीब 4 घंटे लगे हैं, यह बताया जा रहा है। और जो सबसे रोचक बात है, अभी इसमें आभूषण भी आएंगे और इनका एक मुकुट भी आएगा, यह भी बताया जा रहा है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अब आपको रामलला की एक और अलौकिक तस्वीर बिग बॉल पर दिखाते हैं। ये देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए। 5 वर्ष की आयु में कैसे वो दिखाई देंगे, ये दर्शाने की कोशिश की गई। इसमें भगवान राम का मुख पास से देखा जा सकता है। इसमें आपको उनके बाल स्वरूप रामलला के चेहरे पर मधुर मुस्कान दिखेगी, माथे पर तिलक दिखेगा। हालांकि वहां पर बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक बहुत अच्छा मुकुट लगेगा, माथे पर तिलक दिखेगा। ये बहुत कुछ ऐसा है जैसे श्री राम की बाल अवस्था की कल्पना करोड़ों राम भक्त अपने मन में करते रहे। ये भगवान राम की अजान बाहु प्रतिमा है, 51 इंच ऊंची है। प्रतिमा के ये
कि ये तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। ये तस्वीर है गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की। कल ही ये मूर्ति गर्भगृह में बने आसन पर रख दी गई थी। इसके बाद भी रामलला की कई अद्भुत तस्वीरें आ चुकी हैं, जिन्हें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। मगर राम भक्तों के लिए अच्छी खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से श्रद्धालु अपने भगवान के स्वरूप के दर्शन नए मंदिर में कर पाएंगे। रामलला की जो मूर्ति है उसकी 25 विशेषताएं एक्सक्लूसिवली हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। लेकिन जब नारायण के अवतार प्रभु श्री राम की मूर्ति अयोध्या से पहली बार सामने आई तो उससे कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र में राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी दरिद्र नारायण भगवान यानी देश के गरीबों के लिए भावुक होते नजर आए। उनका गला क्यों रोधा, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए उनके आंसू क्यों निकले और पीएम की भावुकता अयोध्या में भगवान राम से सीधे कैसे जुड़ी, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। यहां उन्होंने पूरे राज्य के लिए अमृत 2.0 के तहत 2000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर की चाबी सौंपी। इससे पहले एक लाभार्थी अमीना रब्बानी शेख को दिए जाने वाले आवास का निरीक्षण किया। यहाँ ड्राइंग रूम में शानदार सोफा था, बेडरूम में सिंगल बेड डला हुआ था, किचन में चूल्हा था, एक जगह कोने में नई फ्रिज रखी थी। पीएम मोदी ने सभी चीजों को ध्यान से देखा। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद जब मंच पर आए तो सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए गरीबों को घर के साथ मिली इन सुख सुविधाओं का जिक्र करके अपने बचपन को याद किया। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात कहे ही रहे थे कि अचानक से भावुक हो गए, गला रूंध गया और थोड़ी देर के लिए वो चुप से हो गए। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। प्रधानमंत्री सोलापुर में थे। दरिद्र नारायण यानी देश के गरीबों के सामने नतमस्तक थे तो वहां से 1500 किलोमीटर दूर 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने वाले उनके भगवान रामलला भी मन मस्तिष्क में थे। रामलला को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी उनके शब्दों में झलक रही थी। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोलापुर से 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बताया। इसके बाद सभा में मौजूद लाभार्थियों से 22 जनवरी की शाम को नए मिले घर में राम ज्योति प्रज्वलित कराने का संकल्प दिलाया। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 90,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। अकेले सोलापुर की रायनगर सोसाइटी में 15,000 घर बनाए गए हैं। मोदी ने इन्हें वेंडर्स और हैंडलूम वर्कर्स को सौंपा। इस बड़े कार्य के बहाने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उनका ये निशाना गरीब से लेकर राम तक के साथ हुए अन्याय पर था, जिसका बीजेपी ने एक्स हैंडल पर कुछ इस तरह प्रचार किया। जिन्हें कभी किसी ने पूछा नहीं, उन्हें मोदी ने पूजा है। जिन्हें कभी किसी ने पूछा नहीं, उन्हें मोदी ने पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी आस्था के साथ विश्वास और विकास के मंत्र पर अग्रसर है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी
जिसमें पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल का जिक्र था और यह रिपोर्ट थी कि इस दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के योगदान का भी जिक्र था। पीएम मोदी उसी योजना के तहत महाराष्ट्र गए थे और एक हफ्ते में यह उनका राज्य का दूसरी बार दौरा था। 12 जनवरी को नासिक के कालाराम गए थे, मंदिर दर्शन किया। इसके बाद उसी रोज मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया था। 7 दिन बाद आज वो फिर से महाराष्ट्र पहुंचे, सोलापुर में गरीबों को घर सौंपा। यहां के बाद वो बेंगलुरु भी है, फिर तमिलनाडु जाने की योजना। एविएशन के क्षेत्र में बेंगलुरु से प्रधानमंत्री की अगुवाई में विकास की कौन सी नई गाथा लिखी गई है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी महाराष्ट्र का सियासी गणित समझाते हैं। दरअसल यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 23 सीटें मिली। उस समय उद्धव गुट की अगुवाई वाली शिवसेना गठबंधन में थी और उसे 18 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके अलावा गठबंधन में रामदास अठावले की पार्टी भी शामिल है। ऐसे में पार्टी के सामने न सिर्फ अपनी 23 सीट बचाने की चुनौती है, बल्कि सहयोगियों के लिए भी जीत की पटकथा लिखनी है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार 48 में से 45 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा और यह संभव हो, इसीलिए मिशन की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में ली। इसीलिए वो एक हफ्ते में दूसरी बार महाराष्ट्र गए और पीएम मोदी की यह रणनीति उद्धव ठाकरे के सिर्फ सलाह संजय राउत बखूबी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने आज कहा कि महाराष्ट्र और यूपी में लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री का प्यार बार बार उमड़ रहा। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले पूरे देश को रामलला की भव्य मूर्ति के दर्शन कराए। TV9 आपको घर बैठे बैठे रामलला की अलग अलग तस्वीरों के दर्शन करा रहा। ये भगवान श्री रामलला की सबसे नई तस्वीर है। बाल्यकाल की इस तस्वीर में भगवान की भंगिमाएं देखकर आप मोहित हो जाएंगे। ये रामलला की मूर्ति के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन। इसके अलावा कार्यशाला से आई एक और तस्वीर जिसमें वो मुकुट, आभूषण, श्रृंगार में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर गर्भगृह की नहीं है, बल्कि कार्यशाला में रखी मूर्ति है। इसके साथ ही रामलला के खुले मुख वाली दिव्य मूर्ति अपने आप में पहले TV9 पर देखी। इसके बाद रामलला के दिव्य भव्य पूर्ण स्वरूप को सबसे पहले देखने का मौका भी आपको इसी चैनल पर मिला। भगवान की मूर्ति की तस्वीरें सामने आने के बाद अयोध्या से लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अब आपको दिखाते हैं कि रामलला की नई मूर्ति को गर्भगृह में कैसे स्थापित किया, आगे किस तरह मूर्ति को आभूषणों से सुसज्जित किया जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देख। भगवान श्री रामलला का पूर्ण स्वरूप जैसे ही सामने आया, कोई भावुक हो उठा, किसी ने हाथ जोड़ लिए, कोई राम नाम का जयकारा करने लगा। भावुक हो रहे अपने रामलला को देखकर, मतलब ये खुशी के आंसू है, आप में बता दीजिए। जीवन धन्य हुआ कि नहीं? धन्य हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अमृत बरस रहा है और जितनी जो आपको लोग प्यारे दिख रहे हैं राम जी के, ये त्रेता युग की जनता है। अपने पूर्ण स्वरूप में रामलला धनुष और तीर से सुसज्जित है। दूसरी तस्वीर में वो खुले मुख के साथ दिव्य, सौम्य, अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहे हैं। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, राम ना आए रे। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में रामलला की मूर्ति पत्थर के एक चौकीनुमा निर्माण पर रखी है, जबकि गर्भगृह में जो मूर्ति रखी है वो सहस्त्र दल कमल पर स्थापित है। दोनों तस्वीरें एक साथ देखने पर आपको अलग अलग लग सकती है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ये दोनों मूर्ति एक नहीं है? दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब मूर्ति कार्यशाला में रखी थी। मूर्ति को पत्थर के एक फ्रेम पर रखा गया था। बाद में जब इसे गर्भगृह में स्थापित किया गया तो फ्रेम को नीचे से हटा दिया गया। कमल दल पर खड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जो भगवान के आयुध होते हैं उन सबके साथ में भगवान की दिव्य प्रतिमा है। भगवान के अवतार के साथ में जितने भगवान नारायण, आदि नारायण, वेद पुरुष भगवान के अवतार हैं, उनके साथ में माधुर्य एकदम मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन है। भगवान के स्वरूप को मूर्ति रूप में साकार करने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी से हमने कुछ देर पहले बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बहुत खुशी का मौका है और सबको पसंद आया। इसी बात से एक आर्टिस्ट का जीवन धन्य हो जाता है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ रामलला की नई मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है।
करीब 200 किलो वजनी मूर्ति को स्थापित करने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा। 22 जनवरी से पहले मूर्ति को स्वर्ण आभूषण से सजाया जाएगा। रत्न जड़ित वस्त्र पहनाए जाएंगे। अलग अलग विशिष्ट अलंकार जड़ित किए जाएंगे। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या का दौरा किया। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। अपने मूर्त रूप में रामलला अकेले नहीं है, बल्कि रामलला की मूर्ति में भक्तों को कई धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ भगवान के कई स्वरूप के दर्शन होने वाले हैं। भगवान श्री रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन तो आपने कर लिए। अब आपको रामलला की मूर्ति में विराजित भगवान के दूसरे स्वरूप और धार्मिक चिन्हों से परिचित करा। भगवान की मूर्ति की खासियत ही इसे भव्य और दिव्य बनाती है। भगवान श्री रामलला की मूर्ति में सूर्य भगवान, चक्र, गदा, ओम, शंख, स्वास्तिक जैसे धार्मिक प्रतीक चिन्ह, देवी, आदि शक्ति, शेषनाग, ज्ञान मुद्रा दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ अंग वस्त्रम, आभूषण, हाथ में धनुष, सहस्त्र दल, कमल दिखता। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के दशावतारों को भी दिखाया गया। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भगवान विष्णु के 10 अवतार मूर्ति में विराजित। इसके अलावा मूर्ति के निचले हिस्से में प्रभु राम के सेवक भगवान वीर हनुमान, जबकि दूसरी तरफ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। तो रामलला के एक मूर्त स्वरूप में आपको भगवान के कई अवतारों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान श्री रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है। गर्भगृह में लगातार अलग अलग विशेष पूजा अनुष्ठान जारी हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर दिन राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आज सुबह गणेश पूजन के साथ अनुष्ठानों की शुरुआत हुई, जो देर शाम तक जारी रही। आज क्या क्या पूजन विधि हुई, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट। जनवरी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन रहा। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित होने के बाद सुबह से औषधाधिवास, केसराधिवास और धृताधिवास जैसे विशेष अनुष्ठान किए गए। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान ने सूर्य पूजन भी किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक प्रातः 9 बजे अरणी मंथन से अग्नि प्रकट की गई। गणपति आदि देवताओं का पूजन किया गया। द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, कुंडन पूजन और पंचभूत संस्कार किया गया। उसमें पधराया जाता है तो उसमें जो प्राकृत स्वरूप दैव ऊर्जाएं हैं वह परमात्मा में आविर्भूत हो जाती हैं। इसके अलावा गृह स्थापन, प्रसाद वास्तु शांति के बाद धन्यादिवास और शाम में पूजन आरती हुई। पुष्पादिवास हुआ, अन्नादिवास हुआ, मध्यादिवास हुआ, सैयादिवास हुआ, इन सभी वासों में दैवत्व ऊर्जा होती है। तो जब परमात्मा की मूर्ति को उसमें पधराया जाता है तो उसमें जो प्राकृत स्वरूप दैव ऊर्जाएं हैं वह परमात्मा में आविर्भूत हो जाती है। अब गर्भगृह में ये सारे अनुष्ठान श्री रामलला की नई मूर्ति के सामने हो रहे हैं। शनिवार को शर्कराधिवास, फलाधिवास जैसे विशेष अनुष्ठान पूर्ण किए जाएंगे। 21 जनवरी की शाम तक सारे अधिवास संपन्न होंगे। इसके बाद 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी जहां आस्था, विश्वास और विकास की बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें आई जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। देश भर में जब राम लहर चल रही है, तब राहुल असम में। आज वहां से इस यात्रा के दौरान उनकी भक्ति और पूजा अर्चना की पहली तस्वीरें सामने आई। राहुल गांधी ऐसे वक्त में वहां गए जब कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी होने का आरोप चल रहा है। आखिर वो वहां क्यों गए और इसके पीछे की मैसेजिंग क्या है, आइए देखते। लोकसभा चुनाव से पहले और राममय माहौल में शुरू हुई न्याय यात्रा के दौरान असम के माजुली में राहुल गांधी आज श्री ओनियाती सत्र में पूरे भक्ति भाव में दिखी। इस मंदिर में प्रवेश से पहले उन्होंने धोती धारण किया, फिर अंदर गए। उन्हें अंग वस्त्र दिया गया, सिर पर माला पहनाई गई, पुस्तक भेंट की गई। इसके बाद वो जमीन पर बैठकर ध्यान से पुजारी की बात सुनते रहे। श्री ओनियाती सत्र में उन्हें विधिवत पूजा अर्चना कराई गई।
फिर राहुल गांधी ने साष्टांग दंडवत होकर भगवान को प्रणाम किया। यहां से निकलकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। आज राहुल गांधी जी माजुली में उपस्थित होकर वे ओनियात्री सत्र में गए। वहां पर वे सत्राधिकार से हॉटोधिकार से मिले। राहुल गांधी श्री अनुयूति सत्र में आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे वक्त में गए जब अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस के नेता दूरी बना चुके हैं, उसे राजनीतिक बता चुके हैं और बीजेपी कांग्रेस को बायकॉट पार्टी तक कह चुकी है। असम में श्री ओनियाती सत्र का स्थान बेहद अहम है, जहां जाकर राहुल गांधी ने आशीर्वाद लिया, इसलिए आप इसका महत्व भी जान लीजिए। असम में श्री ओनियाती सत्र वैष्णव और क्षत्रिय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में कृष्ण की पूजा होती है, जिन्हें गोविंद कहा जाता है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसके 12 ब्रांच हैं, जिनमें श्री ओनियाती सत्र का स्थान सबसे ऊपर है। असम से ही एक और तस्वीर आई जिसकी खूब चर्चा है। राहुल जिस बोट से ब्रह्मपुत्र नदी पार कर माजुली पहुंचे थे, उस पर कांग्रेस झंडे और तिरंगे के अलावा हनुमान पताका लहरा रही थी। इसके अलावा आगे की तरफ तुलसी जी रखी थी, जहां राहुल खड़े होकर नाविक से बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी जो कहते आए हैं कि वो धर्म को लेकर के उनकी निजी आस्था है, वो उसकी सियासत नहीं करते, लेकिन आस्था की जब बात आती है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या बोट के जो चलाने वाले हैं, वो बजरंगबली में आस्था उनकी नजर आ रही है। बजरंगबली बोट से उतरकर जब राहुल श्री ओनियाती सत्र जा रहे थे, तब रास्ते में वो लोगों के अनुरोध पर असम की संस्कृति, जिसे भावना कहते हैं, उसमें शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने राम भक्त हनुमान का मुखौटा पहना और हाथ में गदा भी थामा। लेकिन वक्त चुनावी और माहौल राममय है, इसलिए बजरंगबली के मुखौटे वाली गदाधारी राहुल के वीडियो से दिल्ली तक सियासी खलबली मच गई। असम के धर्म स्थल से जब राहुल गांधी की भक्ति की ये तस्वीरें सामने आई, बोर्ड पर लहराती हनुमान पताका दिखाई पड़ी, तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। सोशल मीडिया पर पार्टी ने बहरूपियों से सावधान लिखते हुए नीचे राहुल गांधी की फोटो लगाई, फिर तंज किया, पहले राम को झुटलाएंगे, फिर मुखौटा लगाएंगे। असम में न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी की आगे भी धार्मिक यात्रा होने वाली है। जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उस दिन के लिए उनका प्लान भी कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। राहुल गांधी 22 तारीख को शंकर देव के जन्मस्थल जाएंगे। शंकर देव को असम में भगवान का अवतार माना जाता है। उनकी पहचान संत के साथ बड़े समाज सुधारक की है। शंकर देव सभी धर्म और जातियों को समान मानते हैं। उनके शिष्यों में मुस्लिम भी थे और दलित भी। यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकर देव की जन्मस्थली जाकर राहुल और कांग्रेस इसके जरिए सभी धर्मों में सद्भाव का संदेश देना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी कई धर्मस्थलों में गए थे। इस बार उन्होंने पूजा पाठ की शुरुआत असम से की, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम प्रवेश होते ही 2 दिन से सियासत भी खूब हो रही है। राहुल भी आक्रामक हैं और दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा भी। ऐसे में राज्य में न्याय यात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो कांग्रेस भड़क गई। असम के जोरहट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ गुरुवार को केस दर्ज किया गया। आरोप है कि बिना इजाजत न केवल यात्रा के रूट में बदलाव किया गया, बल्कि इस वजह से अराजक स्थिति पैदा हो गई और भगदड़ जैसे हालात हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल दिन में ही चेतावनी दे चुके थे कि न्याय यात्रा के दौरान वो कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। न्याय यात्रा के खिलाफ असम पुलिस की कार्रवाई को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की बौखलाहट करार दिया। कांग्रेस का आरोप है कि न्याय यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से हेमंत बिस्वा शर्मा भयभीत है। राहुल जी की बात होती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कांग्रेस ने डंके की चोट पर कहा है कि सरकार चाहे जो भी करे, न्याय यात्रा में कोई कटौती नहीं होगी। असम में राहुल गांधी की ये यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि जिस वक्त राहुल गांधी श्री ओनियाती सत्र में पूजा पाठ और आशीर्वाद लेने पहुंचे,
तब गृह मंत्री अमित शाह भी असम में मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेजपुर के महाभैरव मंदिर पहुंचे और वहां स्वच्छता सेवा में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में सफाई की। असम के शिव मंदिरों का इस मंदिर में असम के शिव मंदिरों का इस मंदिरों में इस मंदिर का प्रमुख स्थान है जहां अमित शाह ने सेवा की। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब 4 राज्यों में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। वहां लोकसभा की 175 सीटें आती हैं। अगर मामला जल्द नहीं सुलझा तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। ये बात बिहार में जेडीयू को परेशान कर रही है। सीट बंटवारे में देरी पर जेडीयू के नेता लगातार खुलकर बोल रहे हैं। इस बीच बिहार में 2 बड़े सियासी डेवलपमेंट हुए हैं जिनके बाद नीतीश कुमार को लेकर अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है। पहला डेवलपमेंट तो यह हुआ है कि जेडीयू ने अचानक अपने विधायकों से कहा कि वो पटना में ही रहें। दूसरा डेवलपमेंट, बीजेपी ने आनंद फानन में विधायक दल की बैठक बुला ली। नेता विपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अगले 1 हफ्ते तक पटना से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया। इन 2 घटनाक्रम के कई मतलब निकाले गए। बिहार में बड़े सियासी बदलाव के कयास लगने लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। पटना में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू होने लग गई है। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। इसी के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए देखिए। बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहने का दावा कर रहे हो, लेकिन आज दिन भर पटना में जिस तरह सियासी बयानबाजी हुई, उससे लग रहा है कि बिहार की राजनीति का सस्पेंस अभी बाकी है। नीतीश कुमार पर तीखे हमले करने वाले बीजेपी नेताओं के सुर आज काफी नरम रहे। क्या नीतीश पाला बदलेंगे? इस सवाल पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा? दोनों घबराहट में लालू जी, तेजस्वी जी अपने किए कर्मों के कारण परेशान है। सत्ता से हटने से डर लग रहा है। जनादेश जनता दी नहीं, चोर दरवाजे से आकर के जनादेश का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। अमित शाह जी ने कहा है कि कोई आना चाहता है। मैं तो कह ही रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई ग्रहण करेगा तो मैं तैयार हूँ। कहा तो उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। यदि हमारे नेता निर्णय लेते हैं हम स्वागत करेंगे। बिहार बीजेपी तैयार है इसके लिए स्वागत करने के। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी निर्णय लेते यदि हैं तो हम सब स्वागत करेंगे। दोनों आदमी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से सशंकित रहते हैं और कभी इनको उधर जाना पड़ता है एकाएक और कभी नीतीश जी को एकाएक यहाँ आना पड़ता है। तो यही बात को साबित करता है कि आखिर एकाएक ये लोग एक दूसरे से क्यों चिंतित हो जाते हैं। तो ये चिंता ही आगे के रणनीति को तय करता है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, उनको हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं हैं। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 6 से 7 सीटें दी जाएंगी। जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। अब आपके बच्चों की फिक्र की सबसे बड़ी खबर उस कोचिंग कल्चर पर हुए अब तक के सबसे बड़े प्रहार की है जो नई महामारी बनकर उभरी है। हम बात कोचिंग सेंटर को लेकर आई नई गाइडलाइंस की कर रहे हैं, जिससे 3 बड़ी बातें। पहली, देश में सभी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्र को दाखिला नहीं दे सकेंगे। दूसरी, वो कोई भी भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। तीसरी, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी भी नहीं देंगे। लेकिन नई गाइडलाइंस में कोचिंग संस्थानों के लिए कई और भी शर्तें रखी गई। आइए देखते हैं।
दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर राजस्थान का कोटा शहर, कोचिंग सेंटर्स की भरमार वाले देश के कई शहरों में देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटर बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना ही उन्हें अपने संस्थान में प्रवेश दे देते हैं। कई बार तो मनमानी फीस वसूलने के केस भी सामने आते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार नई गाइडलाइन लेकर आ गई है, जिसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कोचिंग क्लास पर पाबंदी होगी। सुबह सुबह और देर रात वाली क्लास पर रोक लगा दी गई है। छात्रों और शिक्षकों को हफ्ते की छुट्टी देना जरूरी कर दिया गया है। भ्रामक वादे, अच्छे नंबर्स, रैंक की गारंटी देने पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर इस गाइडलाइन से ऐसा माहौल बनाना है जो छात्रों के लिए फायदेमंद हो, न कि कोचिंग संस्थान के लिए। यही वजह है कि नई गाइडलाइंस में इस बात पर भी जोर है कि कोचिंग संस्थान छात्रों पर अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बना सकते। कोचिंग वालों को बच्चों के मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना होगा। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी व्यवस्था होगी। कोई भी ट्यूटर ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे और वेबसाइट पर उस फैकल्टी की योग्यता, कोर्स की अवधि लिखी होगी। इस सब के बावजूद किसी कोचिंग सेंटर को दिया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी वक्त रद्द कर दिया जाएगा अगर दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा। हालांकि इस स्थिति में कोचिंग सेंटर को भी अपना पक्ष रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। नई गाइडलाइंस में बेलगाम फीस पर ब्रेक लगाने की भी कोशिश की गई है ताकि माता पिता पर दबाव कम हो। अब कोचिंग सेंटर्स हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स करेंगे। कोर्स के दौरान फीस में कोई इजाफा नहीं कर पाएंगे। समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस लौटाएंगे। हॉस्टल की फीस और मेस की फीस भी लौटानी होगी। जरा सोचिए, जब देश में कोचिंग सेंटर्स का मकड़ जाल मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार से लेकर केरल तक फैला है। अगर नेशनल सैंपल सर्वे 2016 की बात करें तो उस वक्त देश भर में करीब 7 करोड़ से ज्यादा छात्र कोचिंग में रजिस्टर्ड हैं। अब यह आंकड़ा पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इनका आर्थिक साम्राज्य इससे भी बड़ा है। पुणे की कंसल्टेंसी फर्म इफ्नियम ग्लोबल रिसर्च की माने तो मौजूदा समय में भारत के कोचिंग उद्योग का बाजार करीब 60,000 करोड़ रुपए का सकता है, जो 2028 तक 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस सब का असर यह है कि हर घर में माता पिता को लगने लगा है कि अगर उनके छोटे बच्चों को भी आगे बढ़ना है तो कोचिंग बड़ी जरूरत है, खासकर स्कूल स्तर पर, जहां किंडरगार्टन के बच्चे भी ट्यूशन और कोचिंग पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में हमने नई गाइडलाइंस को लेकर देश के कई शहरों में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। बहुत ही नुकसान होगा। जितना स्कूल में नहीं पढ़ाते उतना कोचिंग में काफी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। डाउट सेशन भी होता है और स्कूल में पढ़े तो उसके लिए अलग से ट्यूशन भी लेना पड़ता है। हाँ, ये सही है क्योंकि बच्चों पे प्रेशर आ जाता है ज़्यादा, क्योंकि उनकी अपनी स्कूल की भी पढ़ाई होती है एंड उन्हें सीधे पास भी करना होता है, क्लासेस पास करनी होती है एंड जेईई की भी तैयारी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता है उन पे। ऐसा हुआ तो फिर जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं उनका नुकसान भी हो सकता है और जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बच्चे जा सकता है पर वो अपने हिसाब से पढ़े ना, मतलब ज़्यादा किसी का लोड ले ही ना। परिवार भी उस पर ज़्यादा प्रेशर ना करें, टीचर्स प्रेशर ना करें। हाँ, ज़्यादा प्रेशर टीचर्स को भी नहीं करना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ जारी करी है क्योंकि मैम एट दी एज जो प्लेइंग मतलब बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय बच्चों को ये पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो कोचिंग में जाए और जेईई नीट की तैयारी करे, वो भी एट दी एज ऑफ 16 साल से भी नीचे। बच्चों का जीवित रहना, स्वस्थ रहना पहले इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई उसके बाद इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने ये जो गाइडलाइन निकाली है वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के कुछ जानकार और शिक्षाविदों से चर्चा करके निकाली होगी, ऐसे तो नहीं निकाली। 16 साल से कम बच्चों का जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। आपको बता दें कि सरकार की नई गाइडलाइंस नहीं मानने पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और बार बार गलती दोहराने पर रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। दरअसल सरकार की सख्ती की 4 बड़ी वजह। पहली वजह छात्रों के बढ़ते सुसाइड केस। 2022 में ही 13,000 से ज्यादा छात्रों ने खुदकुशी की। दूसरी वजह गली नुक्कड़ में खुलते हजारों कोचिंग सेंटर्स।
तीसरी वजह कोचिंग सेंटर्स की मनमानी और चौथी वजह कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी।